जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इन 10 मिनट की वीडियो के माध्यम से हम सुपर टेट का जो हमारा सिलेबस है, चाहे शिक्षण कौशल हो, चाहे जीवन कौशल हो, चाहे जीडीपी, अलग अलग प्लेलिस्ट आपको बना दी जाएंगी तीनों की। और ये 10-10 मिनट की वीडियो के माध्यम से हम वो महत्वपूर्ण बिंदु या कंप्लीट थ्योरी को विद क्वेश्चंस के साथ में कवर करने वाले हैं। और एक क्लास के अंतर्गत आपका एक टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा। इस बात के लिए आपको निश्चिंत रहना है। तो साथियों, आ जाइए। आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा, चार्टर एक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चार्टर एक्ट, जैसे पिछली बार एक सवाल आया हुआ था इसमें से 2018-19 में। तो जो आज़ादी से पहले के जितने भी अपने जो ये नियम कायदे कानून या एक्ट वगैरह हैं, ये सारे पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम ये पढ़े बिना भैया पेपर के अंतर्गत नहीं जाएंगे। किसी भी प्रकार का रिस्क हम अपने साथ में नहीं लेने वाले हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाएंगे। चार्टर एक्ट भी पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारी मैकाले की शिक्षा नीति 1835 वो आती है। फिर इसके बाद में वुड का घोषणा पत्र, जिसको कि जो भारतीय शिक्षा है उसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सारे हम पढ़ेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहें। साथियों, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। साथियों, यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे आधार बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। आधार बैच के साथ में जुड़ने पर आपको क्या क्या फायदे होंगे या क्यों, मतलब क्या क्या फायदा है, वो मैं आपको बता देता हूँ सीधे सीधे तौर पर। एक तो साथियों, पेपर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पेपर आपका जनवरी फरवरी तक आपका एग्जाम हो जाना है। सरकार के चुनाव में जाने से पहले भर्ती की घोषणा हो चुकी है, सारी चीजें लगभग तय है। यदि अभी भी आप दुविधा में फंसे हुए हो कि गुरुजी तैयारी करें नहीं करें, हमें क्या करना चाहिए, तो फिर ये आपके लिए बहुत गंदी स्थिति हो जाने वाली है। साथियों, इसके अंतर्गत आपको डेली लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि क्लास लाइव ही होगी, इसके बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास आपके लिए उपलब्ध वहां पर रहती है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और मैं दो लाइन की बात बोलूंगा कि यदि उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत यदि आपको एग्जामपुर में भी एक्सपीरियंस फैकल्टी की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर भैया उत्तर प्रदेश में तो कहीं ढूंढना ही मत। मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको मिल पाएगी। डीपीपी, डेली प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है। डीपीपी आपको प्रोवाइड कराई जाती है डेली क्लासेस के बाद में, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, बढ़िया अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हो और अपनी तैयारी को डेली जांच सकते हो और रोजाना होने वाली उन कमियों को दूर कर सकते हो। ऑन टाइम सिलेबस, ऐसा नहीं होगा कि पेपर आ गया और 20 दिन पहले नहीं, 2 टॉपिक बच्चे इनको करा देंगे। क्योंकि अगर ये वाली जो स्थिति रहती है आपकी तैयारी में, कहीं ना कहीं व्यवधान देती है। आप लास्ट तक सोचते हो यार सिलेबस बचा हुआ है, कैसे करूंगा। तो मतलब जो चीजें हैं, पहले सिलेबस पूरा करो और फिर उसके बाद में प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए टाइम मिले। इसीलिए समय से ये बैच ज्वाइन कर ले में समय से बैच ज्वाइन कर ले में जो आपके बैच की कीमत है 999, ये दिखाने के लिए ज्यादा नहीं है। यदि आप केवल पेपर 1 के साथ में जाना चाहते हो तो 499 है, और पेपर 2 के साथ में जाना चाहते हो तो 699 है। और यदि आप दोनों के साथ में जाना चाहते हो तब 999 रुपए की कीमत आती है। मतलब बैच अपना महंगा नहीं है। तो साथियों, आ जाओ जान लेते हैं चार्टर एक्ट के बारे में। और यदि आपने बीएड की हुई है तो बीएड में इस समय टीजीटी पीजीटी में सबसे बढ़िया भर्ती आ रखी है। टीजीटी पीजीटी आप ज्वाइन कर सकते हो। टीजीटी आपका मात्र 999 का है और पीजीटी आपका 1499 का है। लगभग 22-23 हजार की वैकेंसी आपकी आ रही है। तो भैया अब की बार चूक मत जाना, क्योंकि अब की बार गए तो फिर कम से कम नहीं तो 5 साल तो अगले चुनाव तक तो मान ही लेना। अगर अब की बार 30 वर्ष के हो तो अगले चुनाव तक 35 वर्ष के हो जाओगे, बच्चे वगैरह सब हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो ईमानदारी से 6 महीने बैठ जाइए और बढ़िया तरीके से अपन पढ़ते हैं। साथियों, आगे आ जाइए। आगे का चार्टर एक्ट पढ़ लेते हैं। साथियों, चार्टर एक्ट क्या है कि अंग्रेज भारत में आए थे, नेपोलियन ने उधर उन पर रोक लगा दी बढ़िया तरीके से कि भैया हमारे यहाँ व्यापार नहीं करोगे। अंग्रेज दूसरी जगह मतलब अपने व्यापार तलाश रहे थे कि कहीं तो व्यापार करें। तो भैया ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी मानी कि भैया हम भारतीयों को शिक्षा देंगे। इस दस्तावेज के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी को माना गया। किसके अंतर्गत? बोले गुरु चार्टर एक्ट के अंतर्गत। कब आया चार्टर एक्ट? बोले गुरु जी 1813 में आया। अब इसकी धारा 43 के अंतर्गत क्या बोला गया था कि हम भारतीयों के लिए या भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा करेंगे। भारतीय शिक्षा के लिए हम 1 लाख रुपए का खर्चा करेंगे, ऐसा चार्टर एक्ट की धारा 43 के अंतर्गत बोला गया। तथा इसमें भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करना और भारत के निवासियों को विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रखा गया। साथ ही इस एक्ट के आने से भारत में ईसाई जो मिशनरी थे, मतलब भारत में धर्म का प्रचार और स्कूल खोलने के लिए कानूनी अनुमति ईसाई मिशनरियों को इस एक्ट के माध्यम से दे दी गई। तो ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश किस एक्ट के माध्यम से हुआ है? चार्टर एक्ट 1813।
भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विज्ञान की शिक्षा देने के लिए चार्टर एक्ट 1813 लाया गया। 1 लाख रुपए के लिए शिक्षा का बजट इसमें स्वीकृत किया गया। धारा 43 में ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें विवाद क्या हुआ? विवाद ये हुआ कि इसके अंतर्गत सरकार तय करना भूल गई, या अंग्रेजी सरकार ये तय करना भूल गई कि भैया ये जो शिक्षा है कौन सी लैंग्वेज में दी जाएगी। बोले अंग्रेजी में देंगे या भारत की जो लोकल भाषा है उनके अंतर्गत देंगे। इसी को कहा जाता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। प्राच्य का मतलब वो लोग जो कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के पक्ष में थे, पाश्चात्य जो कि अंग्रेजी में शिक्षा देने के पक्ष में थे। मतलब 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए का जो खर्च था उसमें स्पष्टता कैसे कि भाषा का माध्यम अंग्रेजी रहे या संस्कृत रहे या अरबी, मतलब जो भारतीय भाषाएं रही या अंग्रेजी रहेगी। इसके बाद में शिक्षा का स्वरूप मतलब भारतीय पारंपरिक ज्ञान या पश्चिमी विज्ञान, ऐसी मतलब इसमें स्पष्टता करके नहीं दी गई थी। तो प्राच्यवादी क्या चाहते थे? प्राच्यवादी चाहते थे कि भैया शिक्षा संस्कृत में जाए, अरबी में जाए, फारसी में जाए, जो भारतीय भाषाएं थी। इनके नेता कौन थे? H.T. प्रिंसेप थे इनके नेता प्राच्यवादियों के, जो चाहते थे कि भैया शिक्षा को यहाँ पर भारतीय भाषाओं के अंतर्गत दिया जाए। वहीं पर जो पाश्चात्यवादी थे, क्या जो पाश्चात्यवादी थे वो चाहते थे कि भैया पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो शिक्षा अंग्रेजी में ही जाएगी। 2 लाइन की बात है। ये है आपका जहां से कुछ सवाल बनते हैं, या जो बोर्ड का जो चार्टर एक्ट जो है, चार्टर एक्ट में से ये सवाल बनते हैं कि सबसे पहला मतलब एक आधिकारिक दस्तावेज है या कानूनी दस्तावेज है जिसमें अंग्रेजों ने माना कि भारतीयों को शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 43 के अंतर्गत 1 लाख रुपए के खर्चे की इन्होंने बात की, लेकिन ये खर्चा कभी भी पास हो नहीं पाया क्योंकि इसमें विवाद रहा कि भैया शिक्षा को किस माध्यम में दिया जाए, भारतीय माध्यम में दिया जाए या अंग्रेजी माध्यम के द्वारा दिया जाए। इसमें 2 गुट थे, एक प्राच्यवादी था, एक पाश्चात्यवादी था। प्राच्यवादी चाहता था कि शिक्षा भारतीय भाषाओं के अंतर्गत दी जाए। इनके जो नेता थे कौन थे? H.T. प्रिंसेप थे। और पाश्चात्यवादी चाहते थे कि भैया अंग्रेजी जो भाषा है अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। लेकिन इस चार्टर एक्ट के तहत चूंकि अंग्रेजों के द्वारा पहली बार भारत में कोई कानून पारित किया गया था, तो इससे ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार करने की और स्कूल खोलने की छूट मिल गई। साथ ही इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करें और भारत के निवासियों को विज्ञान और ज्ञान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इससे रिलेटेड कुछ 2-4 सवाल देख लेते हैं, जैसे किस कानूनी दस्तावेज के द्वारा भारत में स्थानीय निवासियों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का वैधानिक प्रावधान किया गया था? हाँ भाई, किस कानूनी दस्तावेज में भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का वैधानिक प्रावधान किया गया था? तो बोले गुरुजी ये था आपका चार्टर एक्ट 1813 था। हाँ भाई, ब्रिटिश शासन काल में 1813 का चार्टर एक्ट एक ऐसा आधिकारिक और कानूनी दस्तावेज था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय नागरिकों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य किया, और जिसके तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का या बजट का क्या रखा गया? प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1813 की किस धारा के अंतर्गत भारतीय शिक्षा प्रसार और वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया? मतलब चार्टर एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत शिक्षा की बात की गई थी? तो धारा 43 के अंतर्गत शिक्षा की बात की गई थी, जिससे कि भारतीय जो विद्वान है इनको प्रोत्साहित किया जाए और यहाँ पे विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद उत्पन्न प्रसिद्ध मतलब प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण क्या था? शिक्षा का बजट 1 लाख रुपए से घटाकर 50,000 करना। सर ऐसी कोई बात नहीं होती। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं देना, भारत में प्रवेश की अनुमति मिली थी। इसी के तहत शिक्षा के माध्यम या शिक्षा के माध्यम में भाषा और ज्ञान का स्वरूप में स्पष्ट था बिल्कुल कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा, हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, अरबी फारसी, मतलब जो भारतीय भाषाएं रहेंगी, या अंग्रेजी रहेगा। इस चीज को लेकर कोई भी स्पष्टता इसके अंतर्गत नहीं दी गई थी। इसके बाद में प्राच्यवादी दल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहे हैं कि प्राच्यवादी दल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वे चाहते थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा हो। अरे प्राच्यवादी तो चाहते थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम जो भारतीय भाषाएं हैं, कौन सी, संस्कृत रहे, हिंदी रहे, फारसी रहे, ये सारी रहे। जबकि पाश्चात्यवादी क्या चाहते थे कि केवल अंग्रेजी रहे। तो ये तो पाश्चात्यवादियों की मांग थी। इस दल का नेतृत्व मुख्य रूप से H.T. प्रिंसेप कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्राच्यवादी जो भारतीय भाषाओं का समर्थन कर रहे थे वो कौन थे? H.T. प्रिंसेप कर रहे थे। कौन कर रहे थे? H.T. प्रिंसेप कर रहे थे। अगले सवाल पर आ जाओ। ये रहा कि प्राच्यवादी दल के नेता H.T. प्रिंसेप थे। इस दल का मानना था कि भारतीयों को उनकी पारंपरिक भाषाओं जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, मतलब संस्कृत, अरबी और फारसी के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने मूल इतिहास और साहित्य से जुड़े। वे अंग्रेजी को जबरन थोपने के विरोधी थे। अंग्रेजी के लिए कौन चल रहे थे? पाश्चात्यवादी।
राष्ट्रवादी चल रहे थे। चार्टर अधिनियम 1813 ने भारतीय समाज पर शिक्षा के अलावा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला? क्या बोल रहे हैं कि चार्टर अधिनियम 1813 ने भारतीय समाज पर शिक्षा के अलावा किस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला? इसने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा तो सर हमने कुछ नहीं पढ़ा। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार और स्कूल खोलने की कानूनी अनुमति दी। बिल्कुल सही बात है सर, अभी पढ़ के आए हैं कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में अंग्रेजों को धर्म प्रचार या ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार और स्कूल वगैरह खोलने की अनुमति दे दी। तो ये हो जाते हैं आपके चार्टर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कि 1813 में चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल व कॉलेज खोलने की वैधानिक कानूनी छूट दे दी। इसने आगे चलकर भारत में धार्मिक और शैक्षणिक परिदृश्य में बड़े पैमाने पर क्या किया? प्रभावित किया। इसके बाद में हम अगली वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे 10 मिनट शो में, क्या पढ़ेंगे? मैकाले का विवरण पत्र 1835, जो कि हमारे पेपर की दृष्टि से और हमारे लिए पढ़ने की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से दोनों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10 मिनट शो के माध्यम से कंप्लीट सुपर टेट को हम पार करेंगे और ये वीडियो अंत तक आपके काम आएंगी। लास्ट में जो पेपर से पहले रिवीजन होगा उस समय ये वीडियो और बढ़िया तरीके से आपके लिए काम आने वाली है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप साथियों को, धन्यवाद।